हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम लोग गए किसके पास थे? तो IUPAC के पास। IUPAC ने हमको रूल्स दिया था, यूनिवर्सल रूल, और उस यूनिवर्सल रूल को हम बारी बारी करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आखिर रूट वर्ड क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सल रूल के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था रूट वर्ड। तो वो रूट वर्ड क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया था। ओके, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो प्रीफिक्स पे रहेगा, और प्रीफिक्स स्पेशली सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो आज हम किस पे बात कर रहे होंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर कहाँ से आ रहा है? तो चूंकि ये यूनिवर्सल रूल हम लोगों ने लिया हुआ है, उस यूनिवर्सल रूल की बात मैं कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सल रूल में सबसे पहले क्या था? रूट वर्ड था। रूट वर्ड के आगे सब प्रीफिक्स होता है, और ये भी दो तरीके का प्रीफिक्स था। एक तो था सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक था प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना? प्रीफिक्स। फिर रूट वर्ड के बाद जाओगे तो फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, और फिर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, रूट वर्ड क्या बताता है ये समझ लिया था हम लोगों ने। अब हम बारी बारी रेगुलर बेसिस पे इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट किस पे आते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने हल्की सी बात रूट वर्ड को समझते वक्त समझ लिया था कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, इसी को हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के थ्रू इन सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के नेचर को जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हमारा टॉपिक भी सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा और इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी द्वितीयक पूर्व लग्न। देखिए, पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले, और लग्न मतलब लगने वाला। लग्न का मतलब कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, और सफिक्स जब आएगा तो उसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुलग्न। ठीक है, इट इज, अभी क्या बताता है? इट इज represent nature of the nature of branch are substituent। ठीक है, substituent। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेचर, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच होता क्या है? तो अगर आप बात करेंगे ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट की, तो हम लोगों ने कल समझा था कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस लीनियर लॉन्गेस्ट चेन बना रहे होते हैं, तो उसको बनाने के दौरान कुछ कार्बन क्या हो जाते हैं, उस चेन से बेचैन हो जाते हैं, यानी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और वही जो बाहर हो जाते हैं कार्बन्स, उन्हीं को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई कार्बन की चैन बना रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से भी कुछ जुड़े हुए कार्बन हैं। अब ऐसे हमने बनाई है चैन। यहाँ पे कितनी चैन बनी है? तो चैन यहाँ पे इनफाइनाइट बनी, अगर देखा जाए तो। सर इनफाइनाइट मतलब नहीं पता कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चैन बनी है, इनफाइनाइट का मतलब नहीं है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, हमेशा हम सीधा चैन चुनते हैं। सीधा ये है, ठीक है ना? इसके अंदर देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 लोग हैं। हमेशा पहले ये काम किया जाता है कि एक लॉन्गेस्ट चैन पकड़ा जाता है जो कंटिन्यूअस है। एक चैन तो यहाँ से बन रही है और इसके अंदर 9 कार्बन है। एक यहाँ से भी बन जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी बन जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से भी बनेंगे, है ना? यहाँ से भी बन जाएंगे, बिल्कुल। यानी ये दूसरा चैन है, और इस दूसरे चैन के अंदर कितने कार्बन हैं?
8। फिर इसी तरीके से हम यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी तीसरी चेन है और इसके अंदर भी कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो कितनी चेन बन पा रही है? पॉसिबल कितनी चेन है? यहाँ पे 3 पॉसिबल चेन है। इन तीनों पॉसिबल चेन में सबसे ज्यादा किस चेन के अंदर मैक्सिमम कार्बन है? तो ये है यहाँ पे। जब ये सीधी चेन जो है, ये सीधी चेन के अंदर कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। ठीक है, तो यही मेरी क्या बन जाएगी? यही मेरी पेरेंट चेन बन जाएगी। अब मैं अगर इसको पेरेंट चेन मान लूं तो ये जो कार्बन छूट रहे हैं, ये जो कार्बन छूट रहे हैं, ये छूटे हुए कार्बन क्या कहलाते हैं मेरे? ये छूटे हुए कार्बन क्या कहलाते हैं मेरे? ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहलाते हैं। ठीक है, ओके, इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहते हैं और हमें पढ़ना भी इन्हीं के बारे में। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के अंदर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 कार्बन छूट सकते हैं, 4 कार्बन छूट सकते हैं, 2 कार्बन छूट सकते हैं, 1 कार्बन छूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सिंगल एक लिमिटेशन है कि इतने ही कार्बन छूटने चाहिए, नहीं, जितने भी हो सकते हैं यहाँ पे भी छूट सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने देखा कि ये जो ब्रांच है इनके अंदर भी कार्बन आ रहे हैं और इनके भी कार्बन को हमको डिफाइन तो करना पड़ेगा, है ना, तो हमने इस सब्स्टिट्यूएंट या इस ब्रांच वाले को एक अलग ग्रुप के अंदर डाल दिया और इस अलग ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया एल्किल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप? एल्किल ग्रुप। यानी सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को हम लोग एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे तो क्या होता है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को हम लोगों ने थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को हम लोग एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। सर ये एल्किल ग्रुप क्या है? तो जैसे आपने एल्केन देखा था, जैसे आपने एल्कीन देखा था, जैसे आपने एल्काइन देखा था, वैसे ये ग्रुप बनता है एल्किल, और इस एल्किल को हम लोग आर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच को कौन डिफाइन करता है? एल्किल ग्रुप, और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? आर से। जब भी मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिख दिया गया सी और इधर आर, तो सीधा अर्थ यह है कि ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और समझना, मान लो ऐसे 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 करके बहुत सारे कार्बन की पेरेंट चेन बना दी गई और यहाँ पे एक आर डाल दिया गया, यहाँ पे एक आर डाल दिया गया, तो आर का अर्थ ही क्या है? सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। सिंपल मतलब यही है, याद रखेंगे। ठीक है, अब सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मान लो आर लिख भी दिया गया तो आर क्या बता पा रहा है कि कितने कार्बन है उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर? नहीं, लेकिन आर रिप्रेजेंटेशन है एल्किल ग्रुप का। एल्किल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर एल्किल ग्रुप क्या है? तो यार एल्किल ग्रुप कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में एल्केन है। एक्चुअल में क्या है? ये एल्केन है। बस इस एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो। एल्केन में से क्या माइनस कर दो? एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जो ग्रुप बन के आएगा वो मेरा एल्किल ही होगा। ठीक है, मतलब नहीं समझा सर? मतलब आपको याद रखना है कि मान लो यहाँ पे CH4 हो गया। CH4 क्या है? एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है, एल्किल ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है। इसको अगर हम लोग सही फॉर्मेट में लिखें तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, चारों कंप्लीटेड हैं, तो एक बात बताओ, ये किसी से जुड़ेगा? अब इसको किसी से जुड़ने की जरूरत है इस कार्बन को? नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इसका मतलब अब इसको जरूरत है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी से जुड़ने की। तो यानी अब ये क्या चाहेगा? किसी से जुड़ना। और अगर ये किसी से जुड़ना चाह रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? एल्किल है। ठीक है, ये क्या होगा? ये किसी पेरेंट चेन के अंदर जाएगा और किसी कार्बन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, और कैसे जुड़ेगा? किसी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या किसी एटम को डिस्प्लेस करके आके अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnS2n +2 होता है। चूंकि एक
एक हाइड्रोजन माइनस कर रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन का मतलब एक माइनस कर दो तो बन जाएगा मेरे पास CnH2n+1। तो एल्किल ग्रुप का जो डेफिनेशन बनता है वो ये बनता है CnH2n+1। ओके, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ध्यान देंगे और आगे की ओर अब और थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अभी हमको और भी बातें समझनी है। जैसे अगर हम एल्किल ग्रुप का भी होमोलोगस सीरीज बनाएं तो हमको बहुत सारा मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला हमको पता चल गया तो हम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है ना, यानी वहाँ पे एल्किल की हम बात करेंगे, तो जो एल्किल होगा उसकी बात करेंगे, एल्किल का स्ट्रक्चर देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर नेम की, अब क्वेश्चन आएगा नेम की तो उस नेम को भी हम पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को पूरा खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। तो आप याद रखो कि यहाँ पे जब ALKYL लिखे हो तो इसमें YL तो तुमको लगाना है, बस ALK की जगह पे हमको रूट वर्ड लगाने हैं। क्या लगाने हैं, रूट वर्ड, बस सिंपल काम यही करना है। सर रूट वर्ड का मतलब यानी जितने कार्बन है उसके लिए हमने अलग से नाम पढ़े हुए हैं। एक कार्बन है तो उसको हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 तो ब्यूट। तो हम लोग उसी आधार पे चल रहे होंगे। जैसे मैं सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन ले रहा हूं 1, तो इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n+1। यहाँ पे n की जगह पे 1 डाल देना है बस। तो यहाँ पे C1 हो जाएगा, S2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, +1 यानी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। और तुम्हें भी पता है कि CH3 का मतलब ये अभी क्या है, इनकम्प्लीटेड है, मतलब ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, कार्बन को चाहिए 4, तो इसका मतलब ये एक साइड इसका क्या है, अभी भी खाली है। और खाली होने का मतलब ये जाके जुड़ेगा पेरेंट चेन से, ठीक है। अब इसको नाम क्या देंगे, बहुत बेसिक नाम हो गया भैया। मान लो यहाँ पे कार्बन कितना 1, मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ALKYL लिखा है ना, तो AL के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, रूट वर्ड, और रूट वर्ड में ही ऐड कर दूंगा YL को, बस। एक कार्बन है तो क्या मैं बोलूंगा, मेथ बोलूंगा, और इसमें YL को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो क्या बन गया, मेथाइल, सिंपल। तो क्या बन गया, ये मेथाइल, ओके। अच्छा, यहाँ पे कई लोग मेथाइल बोलते हैं या कभी कभी इसको मेथिल भी बोलते हैं, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, मेथिल भी बोल सकते हो और मेथाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे पे आते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से n की जगह पे 2 डालूंगा, तो C2 और 2 दूना 4, 4 + 1 यानी C2H5 हो गया। क्या हो गया, C2H5। यहाँ भी देखोगे तो 2 कार्बन है तो एक ये 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब 5 हैं तो एक एक को अगर कंप्लीट करता हूँ, चलो इधर दे दूं मैं 3, तो इसका कंप्लीट हो गया। अब 2 बचा तो इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अभी भी एक की जरूरत है, और एक की जरूरत के कारण ये जाके किसी से जुड़ेगा, पेरेंट चेन से। तो आई बात समझ में। तो अगर मान लो कोई तुम देख रहे हो पेरेंट चेन, और उस पेरेंट चेन से कहीं पे 2 कार्बन छूटा हुआ है, पेरेंट चेन से बाहर कितने लोग हैं, 2 कार्बन एक साथ, तो 2 कार्बन एक साथ छूटे हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। एथ लिखूंगा और उसके साथ YL जोड़ दूंगा, तो एथिल होगा या एथाइल, ओके, एथिल या एथाइल, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मैं पुनः क्या कर सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को मिटाओ और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना ले लूंगा, 3, तो 3 डालूंगा तो C3, 2 3 6 + 1 यानी कितना हो गया, C3H7 हो गया। और पुनः आप देख सकते हो कि 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 हो गया, 5 2 7, और यहाँ पे सिंगल छूटा रहेगा, ये जाके किसी से जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोप हो गया, और इसके साथ जोड़ दूंगा YL, तो क्या बन गया, प्रोपिल बन गया या प्रोपाइल, ओके। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ऐसे ही आप बनाते जाओ, यानी यहाँ पे तो 3 बना, फिर ऐसे 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, 20 बनाओगे, 25 बनाओगे, अब तुमको समझ में आ गया होगा कि बनाना है कैसे। सिंपल काम वही करना है, 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, यही नाम आपको यूज करना है, YL जोड़ देना है, काम खत्म, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट की कहानी को कितना इजी हो जाएगा।
ठीक है, अब देखना अच्छे से। मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा मैं अच्छे से देखूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ऐसे कर दिया, 2 कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनूंगा, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सीधी वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इस दो क्या बोलते हैं, मतलब सीधी वाली ये मेरी बन गई पैरेंट चेन, पैरेंट चेन। अब मेरा यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट की बात आ गई। अब क्वेश्चन आता पैरेंट चेन, तो मैंने ढूंढ लिया पैरेंट चेन के अंदर कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब यहाँ पे मैं ऑक्ट यूज करूंगा, किसके लिए, रूट वर्ड यानी पैरेंट चेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो यानी ये एल्केन सीरीज का हो जाएगा, और एल्केन सीरीज के होने का कारण ये क्या हो गया, ऑक्टेन कहलाएगा। इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, ANE जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ऑक्टेन कहलाएगा ये, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, ऑक्टेन। और ऑक्टेन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे पैरेंट चेन से बाहर ये लोग हैं, तो यानी ये लोग क्या कहलाएंगे मेरे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट कहलाने का मतलब क्या है कि यही मेरे ब्रांच हैं। और अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो ब्रांच के नाम को मैं समझा सकता हूं, बिल्कुल। अभी तो हमने लोगों ने सीखा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, एथ बोलूंगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया एथ, और इसमें क्या जोड़ दूंगा, YL जोड़ दूंगा, तो ये हो गया एथाइल। तो अगर मैं पैरेंट चेन के अंदर बात करूं तो पैरेंट चेन मेरी ऑक्टेन की है, यानी ऑक्ट की है, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एथिल है या एथाइल है। क्लियर है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया मेरा, एथाइल। ओके, अच्छा चलिए और भी हम देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को। इसी टाइप से और क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और वीक होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं पुनः इसका पैरेंट चेन हम ढूंढेंगे, तो पैरेंट चेन पुनः इसकी कैसी बनेगी, सीधी वाली बनेगी। और अगर सीधी वाली पैरेंट चेन हो गई तो पैरेंट चेन के अंदर कितने लोग हैं, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, तो इसका मतलब क्या है, ये टेट्राडेक है ना, टेट्राडेक। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ANE जोड़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो बस उस रूट वर्ड के अंदर क्या जोड़ दो, ANE जोड़ दो। अगर डबल बॉन्ड से कहीं भी पूरे पैरेंट चेन के अंदर कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर क्या जोड़ दो, ENE जोड़ दो। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कहीं भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है तो YNE जोड़ दो। सिंपल बेसिक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल में भी आप पकड़ लो। तो यानी ये क्या है, टेट्राडेक है, सभी सिंगल से जुड़े हैं तो इसलिए ANE जोड़ दिया तो टेट्राडेकेन हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसका मतलब रूट वर्ड के पहले आते हैं ये। और ये जो आप बॉन्ड का नेचर देख रहे हो ये क्या है आपका, ये है प्राइमरी सफिक्स आपका, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो रूट वर्ड के बाद हम देख रहे हैं प्राइमरी सफिक्स, और ये जो मेरे दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूएंट वो कहाँ आएंगे, इसके आगे आगे आएंगे ना। हम नाम लिख रहे हैं, अभी बेसिक काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे 2 जगह पे ये बेचैन हुए हैं, इसका मतलब 2 जगह। तो आगे देखिएगा, क्योंकि कट गया था किसी एरर के कारण, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट की बात है, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरे, ये हमारे प्राइमरी सफिक्स है, इसका मतलब इसके पहले इनके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इन सब्स्टिट्यूएंट का नेचर देखें तो यहाँ भी 2 कार्बन वाला है, यहाँ भी 2 कार्बन वाला है। अब 2 कार्बन मतलब यहाँ पे भी छूटा है एथिल, और एक यहाँ पे भी छूटा है एथिल, है ना। तो 2 जगहों पे छूटा है एथिल। तो अगर एथिल मतलब सेम है ना, सेम 2 कार्बन वाले दो जगहों पे छूटे हैं, तो अगर 2 बार छूटा है सेम, तो उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, डाई। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, डाई एथिल, डाई एथिल। लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरा कि हम ठीक है इसका नाम ऐसे लिख देते हैं और इसके आगे लिख देते हैं कि डाई एथिल, लिख दिया हम लोगों ने। अभी हम ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, डाई एथिल डाल दिया मैंने, डाई एथिल टेट्राडेकेन डाल दिया। यानी इस पूरे का जो आंसर निकल के आया वो यहाँ पे आया कि डाई एथिल, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, डाई एथिल टेट्राडेकेन मैंने लिख दिया सर, बिल्कुल। तो एक बात बताइए, क्या इस नाम से हमको क्या पता चलेगा, क्या इसका पूरा का पूरा मतलब मैं बनाना चाहूंगा इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो बना लूंगा, नहीं।
क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बनाने जाऊंगा तो मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को कहीं भी प्लॉट कर दूंगा ना, कहीं भी प्लॉट कर सकता हूं, एग्जैक्ट मैं ये नहीं कर सकता। और आपको मैं बता दूं कि अगर इसके प्लेस यानी इस सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को हम चेंज करते जाएंगे तो इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वेरिएशन आ जाएंगे, ठीक है, यानी उसके अंदर भी चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब एग्जैक्ट करने के लिए कि एग्जैक्ट यही हो, हमको नंबर की जरूरत पड़ेगी सर। क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर की। नंबरिंग करने से ही हमारा तभी हम बता पाएंगे कि एक वाला कहाँ था, मतलब एक ठो एथिल कहाँ था और दूसरा वाला एथिल कहाँ था, तो हम एक फिक्स पोजीशन जान पाएंगे। तो अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो जिधर से करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब नंबरिंग का भी एक पर्टिकुलर रूल होता है, नंबरिंग का भी एक पर्टिकुलर रूल होता है। नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, करते वक्त ये याद रखो कि किधर से हमको करने में ज्यादा फायदा है। सर फायदा मतलब मान लो यार हम सब्स्टिट्यूएंट को देखना चाहते हैं, तो मान लो अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो कितने नंबर पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इधर से करने पे कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। जैसे इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे हमको फिर एक एथिल मिल जा रहा है, मतलब पहला एथिल मिल रहा है, और फिर 7 8 9 10 11, 11वें पे दूसरा एथिल मिल रहा है। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ नंबरिंग कर रहा हूँ तो पेरेंट चेन के अंदर नंबरिंग करेंगे, याद रखेंगे। फिर इधर से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इधर 1 2 3 4, यहाँ पे हमको पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल जा रहा है? 4 पे, जबकि दूसरा वाला 5 6 7 8 9 पे, यानी दूसरा वाला यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है? 9 पे। तो किधर से पहले मिल रहा है? सर इधर से जब नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, तो यानी इधर वाली नंबरिंग हम लोग लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो तो हमको पता ही है कि 14 है, ठीक है, बस नंबरिंग अब हो गई। अब हमने ये देख लिया कि जो पहला वाला छूटा था वो कहाँ पे था? 4 पे था, और दूसरा वाला छूटा था वो कहाँ पे था? 8 पे, नहीं सॉरी 9 पे था। तो 4 और 9 पे छूटा हुआ है, और 4 और 9 पे क्या छूटा है? एथिल। तो दोनों एथिल है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? डाई एथिल टेट्राडेकेन, नाम लिखा के आ गया। अब आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ये ऐसे नाम दे दिया तो आप बना भी सकते हो। क्या करना है? टेट्राडेकेन यानी 14 ठो हमको क्या लेने हैं? कार्बन की चेन लेनी है, पेरेंट चेन बनानी है, उसके अंदर 14 कार्बन रखने हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एन जुड़ा हुआ है, ये पता चल गया। एथिल डाई एथिल हमारे आगे आ रहा है, टेट्राडेकेन के आगे आ रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट बता रहा है। और डाई एथिल इसका मतलब 2 एथिल छूटे हुए हैं, कहाँ पे? एक 4 पे और एक ठो 9 पे। तो हम बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं रिवर्स, यानी अगर हमारे पास ऐसे दे दिया तो हम ऐसे भी कर लेंगे, और ऐसे दे दिया तो हम ऐसे भी कर लेंगे। नंबरिंग से हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ताकि हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए। जैसे चलिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पेरेंट चेन हम पकड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहला सीधा पकड़ते हैं हम लोग, तो एक पेरेंट चेन ये बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं पेरेंट चेन नहीं बोला हूँ, मैंने बोला कि बस ये चैन बनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं ऐसे भी एक चैन बनाऊँ तो एक चैन और बनेगी, यहाँ तक 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे ये वाली जो चैन है इसके अंदर कितने कार्बन है? तो वो है 15, ठीक है। और भी चैन बनाना चाहो तो बना सकते हो, देखो ऐसे लाके ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। फिर ऐसे ही ले जाके आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब आप ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, नंबर ऑफ कार्बन इसी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। कितने हैं इसमें? 15, जबकि सीधे वाले में कितने हैं? 14 हैं। तो मेरी पेरेंट चेन कौन बन गई? ये। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 15। तो 15 का मतलब क्या हो गया? पेंटाडेक। चूंकि सबके सब पेरेंट चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन जोड़ दूंगा तो पेंटाडेकेन। अब क्वेश्चन आता है सर सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये लोग छूट गए, तब चेन से बाहर हो जाएंगे, बाहर हो गए। तो
अच्छा देखो, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन आएगा, सर ये भी इधर से लेके जाते तो भी हमारे में 15 आता है, इधर लेके जाते तो भी 15 आता है, तो कोई भी चूज करो, दो कार्बन तो किसी भी कीमत पे छूटने ही वाले हैं, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे इधर छोड़ लो चाहे इधर छोड़ लो। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले को लिया है, ये वाला नहीं लिया है। ओके, पैरेंट चेन के अंदर तो एक यहाँ पे छूट गया, 2 कार्बन यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 कार्बन इधर छूट गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट 2 है यहाँ पे, एक 2 कार्बन वाला और एक 5 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला 5 कार्बन वाला, अब 2 कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो गया, एथ हो गया, ऐसे वाई एल जोड़ दूंगा तो एथिल हो गया। फिर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, पेंट, और इसमें क्या जोड़ दूंगा, वाई एल, तो पेंटिल। ठीक है, तो मेरे पास 2 चीज़ें छूटी है, एक एथिल छूटा हुआ है, एक पेंटिल छूटा हुआ है। अब मैं अगर इसका नामकरण करूं तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा कि कौन से क्रम पे कौन है, तो किधर से काउंट करूं, इधर से काउंट करूं कि इधर से, सर इधर से काउंट करूंगा पहले आएगा, तो इधर 1 2 3, 3 पे एथिल छूट रहा है, N3 पे एथिल है, 4 5 6 7 8 8 और हाँ 9, ठीक है ठीक, 9, ये 9 है, फिर यहाँ पे 10 11 12 13 14 15, तो 9 पे हमारा क्या छूट रहा है, पेंटिल छूट रहा है, तो 9 पे हमारा पेंटिल है और 3 पे एथिल है। अब मैं इसको लिखूंगा तो डाईफाई लगाऊंगा नहीं, क्योंकि दो थोड़ी ना सेम सेम अलग अलग हैं। अब क्वेश्चन आता है किसको पहले लिखें, एथिल को लिखें कि पेंटिल को लिखें, तो एथिल और पेंटिल में सबसे पहले कौन आता है, एथिल का ई कि पेंटिल का पी, तो एथिल का ई पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख दूंगा 3 एथिल, इस पूरे का मैं नाम लिख रहा हूँ, और फिर अच्छा यहाँ पे क्रम लिखना चाहो तो ऐसे पहले लिख लेना, 3 एथिल कॉमा 9 पेंटिल और फिर पेंटाडेकेन, तो ये हो गया आपका नाम। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अभी आपको नाम लिखने के भी बहुत सारे रूल बताए जाएंगे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, वो रूल आपको बाद में समझने हैं, फिलहाल में अभी आपको ऐसे नाम लिखने आना चाहिए, रफली नाम है। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आई थिंक आप समझ चुके होंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सब्स्टिट्यूएंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा मान लीजिए सेम तरीके से 3 छूटेंगे तो आप ट्राई लिख लीजिएगा, ठीक है, सेम तरीके से 4 छूट रहे हैं तो फिर टेट्रा यूज कर लीजिएगा, वही चीजें जो चलती आती हैं। 5 सेम तरीके के छूट रहे हैं तो पेंटा लिख लीजिए, मतलब 3 ठो अगर मान लीजिए मेथिल छूट रहे हैं तो ट्राई मेथिल लिख दूंगा डायरेक्ट, 4 ठो मेथिल छूट रहे हैं तो इसका मतलब टेट्रा मेथिल, 5 ठो छूट रहे हैं तो पेंटा मेथिल। क्लियर, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि मैं इसके साथ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को साइक्लो और नॉन साइक्लो को नहीं समझना है। फिलहाल में अभी हम लोग को हमेशा जो मिलेगा वो लीनियर मिलेगा, यानी ओपन वाला ही मिलेगा, तो ज़्यादातर पहले उस पर हम कमांड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स हम जब पहले देख लेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ताकि हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर तब देखेंगे अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बहुत वीडियो के अंदर एरर आया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एमर्स।